साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए हैं। खुद साथी इस कोर्स को परचेज करने के बाद वैज्ञानिक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। खैर चलिए, आपकी उत्सुकताएं हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। तो कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन शुरू किया था, और उसमें हमने एक ऐसे मुद्दे को पढ़ा जो शायद आज तक आपने सिर्फ रटा होगा, जिसका नाम था अपवर्तनांक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तन की एक बेहतर परिभाषा हमने देखी कि कैसा होता है अपवर्तन, वाकई में किस चीज को अपवर्तन कहते हैं, और अपवर्तन का अंक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी कल हमने देखा था। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट सभी को समझ आया? अब अपवर्तन के अंक से ना बस इतना सा ध्यान रखना है कि भैया ये संख्या ये बता रही है कि मैं अपने अंदर प्रकाश की चाल को वायु की तुलना में इतने गुना ब्लॉक कर दूंगी, बस खत्म कहानी। इतना सा ही तो बोलना है सिर्फ। बताइए जी, बताइए। वहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछिएगा, अगर नहीं है तो फिर हम लोग फटाफट से आगे चलें। अपवर्तनांक के टॉपिक को ही अभी थोड़ा सा अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी चीजें उसमें और सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सीखेंगे। चलो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, शुरू कर दिया जाए। अब देखो, हमें ना कल तक हमने जो सीखा वो इस तरीके से सीखा था। पहले एक बार मैं आपका रिवीजन करा दूं। कल जो चीज हमने सीखी वो ये सीखी थी कि अपवर्तनांक का क्या मतलब है। अपवर्तनांक का मतलब ये है कि अगर प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में अगर जा रही है, तो इसका नंबर, इसमें प्रकाश की चाल कितनी है और इसमें प्रकाश की चाल कितनी है, इस चीज के अनुपात को हमने अपवर्तनांक कह दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिया था। तो ये तो हो गया अपवर्तनांक। उसके साथ ही हमने एक नियम सीखा था, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जो सीखा था हमने। तो वो नियतांक जो आता है ना, वो अपवर्तनांक ही आता है। और देखो, स्नेल के नियम को दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है ये आप समझिए। देखो, शुरू करते हैं। अब हमने जो स्नेल का नियम कल सीखा था ना, उसको हमने ऐसे लिखा था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, कांस्टेंट, यही तो सीखा था। अब ये जो नियतांक होता है ना, ये अपवर्तनांक ही होता है, अपवर्तनांक ही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। अब सवाल यह आता है कि इसको लिखा कैसे जाए। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं स्नेल के नियम को अपवर्तनांक की टर्म्स में लिखने का। इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। सुनो कैसे। देखो, मान के चलिए कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। मान लो कांच से और पानी में जा रही है, कांच से ये जा रही है पानी में, ये है कांच, कांच, और ये जा रही है पानी में, ठीक है। अब देखो, जब वो प्रकाश की किरण मान लो कांच से और जैसे ही पानी में मुड़ी होगी ना, तो उसको लगा होगा हल्का हल्का, तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। इस तरीके से अपने रास्ते से ना जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, थोड़ा पीछे हट जाएगी। अब यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक सीधी सीधी लाइन बनाएंगे, तो ये जो एंगल है इसको बोल देते हैं हम आई, और इस एंगल को बोल देते हैं हम आर। देखिए, कांच का अपना खुद का एक अपवर्तनांक होगा जो हवा के सापेक्ष होगा, कि हवा के सापेक्ष मैं तो अपने अंदर प्रकाश की चाल को इतना धीमा कर सकता हूं। कांच को मैं कह लेता हूं, चलो ये है माध्यम 1 और पानी को माध्यम नंबर 2 कह देते हैं। तो कांच का खुद का जो अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष, उसको हम n1 कहेंगे। अपना अपवर्तनांक होने का मतलब क्या है कि उसकी तुलना फिर आप किससे कर रहे हो, हवा से ही कर रहे हो। ऐसे ही पानी कह रहा है जी मैं तो कुछ गुना कम कर दूंगा, मतलब ये n2 हो गया। तो देखो, स्नेल का नियम लिखने का तरीका, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके तरीका मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि जैसे n1, ये क्या है n1, और इसमें एंगल क्या बन रहा है आई। तो आप ऐसे लिखो n1 साइन आई बराबर n2, और
इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? आर, तो ये हो गया साइन आर। ज्यादा दिमाग अगर तुम ना लगाओ तो ये कुछ भी नहीं है। तुम कहोगे ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है। जो थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है उसमें ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, जो न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है वो इससे बनेगा। अगर तुम अतिरिक्त दिमाग ना लगाओ तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है, इसका अपवर्तनांक साइन के साथ आई, इसका अपवर्तनांक साइन के साथ आर। अब देखो एक क्वेश्चन समझो कैसे इससे सवाल पूछे जाएंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन अभी पहले एक न्यूमेरिकल करो इससे। जैसे ये एक सवाल पूछा गया। सवाल कहता है स्नेल के नियम का सही गणितीय रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, जहां n1 पहले माध्यम का, मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है। मान लो ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, कुछ भी हो सकता है, कांच, पानी, दूध, घी, कुछ भी हो सकता है। इसको 1 मान रहा है वो, इसको 2 मान रहा है, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक कह रहा है वो n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2। भाई पहले से अगर दूसरे में प्रकाश की किरण जाएगी तो एंगल I जो है वो यहां बनेगा और एंगल R जो है वो यहां बनेगा। कैसे पता लगेगा I कहां बनेगा, R कहां बनेगा? तो प्रकाश की किरण पहले से दूसरे में जा रही है, वेरी सिंपल है। तो बहुत सिंपलेस्ट मैं इसको लिखूंगा कि भैया n1 में I एंगल बन रहा है तो n1 के साथ साइन I और n2 के साथ साइन R, n1 के साथ साइन I, n2 के साथ साइन R, और राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा B। बहुत ही आसान है। अच्छा और देखो इससे कोई क्वेश्चन आया हो तो ये देखिए एक सवाल उसने दिया, एक प्रकाशित किरण हवा से अज्ञात पारदर्शी स्लैब में प्रवेश करती है। कहां से आ रही है? हवा से, जिसका अपवर्तनांक 1 है। भैया हवा का अपवर्तनांक होगा भी 1 ही। मान लो हवा का अपवर्तनांक होने का मतलब क्या है, तुम हवा से पूछ रहे हो कि हे हवा जी तुम हवा की तुलना में प्रकाश की चाल को कितने गुना धीमा कर दोगी। भाई प्रकाश की चाल हवा से हवा में ही जा रही है तो बिल्कुल भी धीमी नहीं होगी। बिल्कुल धीमी नहीं होने का मतलब वो 1 का मतलब है वो कुछ धीमी नहीं कर रही है, जितनी है उतनी ही उसने भेज दिया। तो हवा से पारदर्शी स्लैब, स्लैब का मतलब होता है कांच का टुकड़ा। जैसे ये एक स्लैब है, स्लैब का मतलब है कांच का टुकड़ा। तो प्रकाश की किरण आती है हवा से और इस स्लैब में, हवा से आई, यहां हवा है मान लो, और इस स्लैब में आई, ठीक। अच्छा जी, और इसका जो अपवर्तनांक है हवा का वो है 1, और ये जो स्लैब है इसका अपवर्तनांक आपसे पूछा है। तो मैं कहूंगा कि यार चलो हवा को 1 मान लेते हैं, स्लैब को 2 मान लेते हैं। आपतन कोण कितना दे रखा है? सतह पर आपतन कोण, आपतन कोण आने वाला कोण होता है, और अपवर्तन कोण जाने वाला कोण है 30 डिग्री। तो स्नेल के नियम के अनुसार स्लैब का अपवर्तनांक कितना है? n2 की वैल्यू वो पूछ रहा है, बहुत आसान है। मैं कहूंगा n1 और जो एंगल बन रहा है, n1 और एंगल बन रहा है sin 60, n2 और जो एंगल बन रहा है sin 30। n1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। जिसको वैल्यू याद ना हो साइन और कॉस की याद कर लो, एक एक करके याद कर लो। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, n2 बचेगा, यहां √3 बचेगा, तो n2 हो गया √3। तो स्लैब का अपवर्तनांक हो गया √3। बताइए जी क्या समस्या है? कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। जल्दी फटाफट थम्स अप करो। तो इस तरह का न्यूमेरिकल शायद पहले आपको भयभीत करता होगा, डराता होगा, बट अगर आप एक बार बातों को लॉजिकली सीख लेते हैं, फॉर्मूले से पढ़ लेते हैं, तो ये चीजें कोई बहुत मुश्किल नहीं होती हैं। √3/2 कैसे आया? भाई देखो मैं जिस बात को कहा करूं उसको समझो। मालिक साइन 60 की वैल्यू सीधी सीधी √3/2 होती है। साइन की और कॉस की सारी वैल्यू याद रख लो, एक बार गूगल से सर्च कर लेना, सारी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। साइन 90 कितना होता है? अरे भैया यही गणित पढ़ लेगा क्या मेरे दोस्त?
ये तो यार वैल्यू आप गूगल से बाद में समझ सकते हो। देखो, एक चीज के साथ 10 चीज ऐसे इधर उधर की मत पूछो, आपका फोकस बस ये होना चाहिए, मुझे ये समझ में आ गया, दैट्स इट। ये साइन 90 क्या होता है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, ये सब गणित का काम है, गूगल पे सीख लोगे बहुत आराम से। अगर मैं यहां उन सब चीजों को इंक्लूड करूंगा बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक को लिखने का एक सही तरीका। अब चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। एक प्रकाश की किरण n1 बराबर 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री अपवर्तन कोण 45 डिग्री है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखो, अब तो कुछ भी डायरेक्ट बनाने लिखने की भी जरूरत नहीं है। n1 कितना है 1.5, तो 1.5 और 1.5 जिसका अपवर्तनांक है उसमें आपतन कोण कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30, और n2 हमें पूछा है और एंगल कितना है दूसरा 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। डेढ़ साइन 30 की वैल्यू 1/2, याद रखो ये डायरेक्ट होती हैं। n2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आगे, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे 1.5 इंटू 1/, अगर आपको नहीं सॉल्व करना आता है तो जितना मैं कहूं उतना समझो। देखिए 2 को आप ये लिख सकते हो √2 गुणा √2, ठीक है। अगर ये बात आपको नहीं पता तो याद कर लो, n2 इंटू 1/√2, 1/√2 से 1/√2 ये कट जाएगा। अब यहां बचेगा n2, ये होगा 1.5 और बटे में √2, तो 1.5 बटे में √2, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना आपको अगर कभी चीजें अटकेंगी फंसेंगी तो आपके कमजोर मैथ्स के बेसिक की वजह से फंस सकती हैं, शायद फिजिक्स की वजह से नहीं। तो अगर आपने शुरुआत की है जस्ट तैयारी की तो परेशान ना हो, जब मैथ्स वाले सर आपको समझाएंगे अंडर वगैरह तो ये वो प्रॉपर बताएंगे सारी चीजें। अभी के लिए सिर्फ इतना आप याद कर लो जो मैं आपको करा रहा हूं, फिर ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी जब मैथ्स में पढ़ लोगे। साइन की कितनी वैल्यू याद रखनी है? अरे लाला, साइन की ज्यादा वैल्यू याद नहीं रखनी। साइन में एंगल आप साइन आपको याद रखनी होंगी, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे ज्यादा हमें कोई जरूरत नहीं है। तो साइन 0 1 होता है, साइन 30 1/2, 1/√2, ये याद रखो, √3/2 और साइन 90 1, बस ये वैल्यूज आपको साइन की याद रखनी है, राइट। ठीक है, ज्यादा नहीं तो ऊपर ऊपर ही बता दो, ऊपर ऊपर ही तो बताया है। जब किसी संख्या को मुझे काटना था तो उस संख्या को हम 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे खाली जो 3 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है √3 गुणा √3, ठीक है। 2 बार अंडर रूट का मतलब 1 बार पूरी संख्या, बस ये बात है। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा सॉरी, साइन 0 0, साइन 0 0, ठीक है, मैं गलत लिख दिया था, माफी चाहूंगा। चलो, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई है किससे रिलेटेड, ये बात रिलेटेड हो गई अपवर्तन से रिलेटेड, और स्नेल के नियम को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके कैसे लिखा जा सकता है। आगे देखिए, दूसरी चीज आपसे जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी कि कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक बताइए हवा के सापेक्ष, कि वो हवा के सापेक्ष अपने अंदर एंट्री करने वाले प्रकाश को कितने गुना तक धीमा कर सकते हैं। तो लिखिए कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक, कुछ, या सीधा सीधा लिखो, कुछ माध्यम क्या लिखना, सीधा सीधा लिख लो आप। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कुछ माध्यमों का पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा हवा का बताओ, एयर का। देखो एक चीज समझो, पहले सबसे पहले लिखो आप निर्वात का, वैक्यूम का।
तो निर्वात का अपवर्तनांक पूछने का मतलब आप ये कह रहे हो, टॉपर से ही पूछ रहे हो कि तेरे टॉपर की तुलना में कितने गुना नंबर हैं। तो टॉपर के भी 100, वो खुद ही टॉपर है, उसके भी 100, 100/100 एक ही तो आएगा। तो वैक्यूम यानी निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, यानी सबसे तेज प्रकाश निर्वात में चल सकता है। अब आ जाओ हवा, एयर। तो देखो एयर का लगभग हम 1 मान लेते हैं, हम यही मानते हैं कि यार हवा में ना कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेरे भाई हवा में भी ना थोड़ी सी रुकावट तो होती है। एक्चुअल में जो अगर सवाल में देगा जैसे 1 दिया था तो हम 1 ही मानेंगे, लेकिन एक्चुअल जो पूछेगा ना, ऑप्शन अगर ये दे दे तो हमें यही चुनना है। एक्चुअल में होता है 1.3 बार 3 और फिर 3, ऐसे करके याद रखो, 3 बार 3 और 3, ये होता है हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, आपसे पूछेगा फिर बता भाई बर्फ का, यानी कि आइस का, फिर आपसे पूछेगा बर्फ के बाद हीरे का, यानी कि डायमंड का। तो आप कहोगे भैया जो बर्फ का है ना, ये होता है 1.33, और हीरे का जो होता है ये होता है 2.42। दुनिया की सभी चीजों के नहीं पूछेगा, जितने मैं आपको लिखवा रहा हूं सिर्फ इन्हें पूछेगा। ये होमगार्ड में भी सवाल पूछा गया था। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, और याद रखना कि हीरे का अपवर्तनांक जो है ना, दुनिया के सभी ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, यानी कि सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होगी। तो जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतनी कम प्रकाश की चाल, ऐसे इसकी अवधारणा बनाओ मन में। क्योंकि अपवर्तनांक संख्या क्या है कि भैया मैं हवा की चाल को इतने गुना कम कर दूंगा, तो जितना ज्यादा यह संख्या होगी उतनी कम उसमें चाल होगी। फटाफट एक बार थम्स अप करो। सर आइस का 1.31 है। अच्छा सॉरी यार, ओह सॉरी सॉरी, देखो माफी चाहूंगा, या तो थोड़ा इसका ना चेंज करो। हाँ, आइस का बिल्कुल 1.31 है। जो 1.33 होता है ना वो लिख लो आप कहीं जगह हो। तो 1.33 होता है पानी का, वाटर का। तो जल का भी लिख लेना कहीं बीच में थोड़ा सा सेट करके। अब तो नीचे लिख लूं, मेरे पास यहां जगह कम है, नीचे लिख लेना आप। तो जो जल का है ना, जो वाटर का है, ये होता है 1.33। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा एक मुद्दा खत्म, अपवर्तनांक या अपवर्तन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, पहले हमने इसके कुछ सवाल कर लिए थे क्या? नहीं किए हैं तो फटाफट से एक बार कर लो, फिर मैं आपको एक अगले टॉपिक पर लेकर चलूंगा। ग्लास का 1.5 होता है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो, ये जस्ट हम एग्जाम्पल में मानते हैं। दोस्त, ग्लास बहुत सारे तरह के होते हैं। फ्लिंट कांच होता है, क्राउन कांच होता है, कांच हल्का भी होता है, भारी भी होता है। तो कांच किस तरह का है उस बात पर डिपेंड करेगा, इसलिए कांच का कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उस माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह वह माध्यम कैसा कहलाएगा। तो मैंने कहा कि यार अगर कोई माध्यम यह कह रहा है ना कि मेरा अपवर्तनांक अधिक है, तो दोस्त अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब है कि उसमें जो प्रकाश की गति है ना, जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो बहुत कम है, क्योंकि वो प्रकाश को ज्यादा रोक रहा है। तो आप कहोगे जी गति होगी कम, और माध्यम कैसा कहलाएगा? सघन। माध्यम भारी कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, बोलो यस और नो। तो मैंने ये सवाल आपको कराया तो नहीं है ना, कभी भी हर लाइन वो करवाई जा सकती है जो एग्जाम में पूछ ली जाएगी, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप इस थ्योरी के आधार पर जरूर कराओगे। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं जैसे जोड़ के सवाल बचपन में आपको रटवाए नहीं जा सकते थे, लेकिन जोड़ने का तरीका बता दिया, फिर किसी भी सवाल को कर लोगे। तो मैं आपको तरीके सिखाकर चल रहा हूं, चाहे जिस तरह का सवाल बने वो आप बहुत आराम से कर लोगे। बताओ अगला सवाल। स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है और इसका सही गणितीय रूप क्या है?
स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है और इसका सही गणितीय रूप क्या है? तो ये अपवर्तन से संबंधित है, और अपवर्तन दो जगह है, अपवर्तन से संबंधित है, और सही रूप क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक है ना। और ये क्या है? u जैसा क्या है? देखो, जो अपवर्तनांक है ना, उसको हम n से भी दिखा देते हैं, और u में ना, u में नीचे डंडा खींच दो, इसको बोलते हैं म्यू। ये निशान को बोलते हैं म्यू। इससे भी दिखा लेते हैं, इससे भी। पेपर में कौन सा पूछेगा? पेपर में कभी ये नहीं देगा। पेपर में ऐसे लिख के देता है जी, नियतांक या अपवर्तनांक, वो कभी सिंबल नहीं देता पेपर में। अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम किन दो कोणों की ज्या के अनुपात को एक नियतांक के रूप में परिभाषित करता है? तो ये किन दोनों की ज्या के रूप में परिभाषित करता है? परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। मैंने कहा ना, वो नाम देगा, कभी ऐसे नहीं कहेगा कि आई या आर। कह भी तो चलो, वो तो फिक्स भी है, बाकी वो नाम देता है। तो आप कहोगे यार वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्योंकि कैसे होता है वो? साइन आई बटे साइन आर। तो पहले आपतन फिर अपवर्तन, पहले आपतन फिर अपवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन इज सी। बहुत अच्छा उत्तर है आप सभी का, बहुत बेहतर कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है और स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर एन है, तो इस नियतांक एन को क्या कहा जाएगा? देखिए, अगर हवा से कांच में कर रही है ना, तो ये कांच का ही तो अपवर्तनांक होगा यार, हवा का अपवर्तनांक नहीं होगा। हवा का जनरली हम एक ही अपवर्तनांक मान के चलते हैं। तो जब हवा से किसी चीज में आ रही है ना, तो खुद वो वस्तु चिल्ला चिल्ला के कह रही है जी मैंने हवा की तुलना में इतने गुना रोक दिया, तो वो उस वस्तु का अपवर्तनांक है, हवा का नहीं। हवा थोड़ा ना कह रही है मैंने हवा से हवा में इतना गुना रोक दिया। तो ये इस कांच का अपवर्तनांक होगा हवा के सापेक्ष। तो आप कहोगे हवा के सापेक्ष है, और किसका है? कांच का अपवर्तनांक है। राइट आंसर ऑप्शन इज सी। निरपेक्ष अच्छा, एक सेकंड रुको। ओके, हवा के साथ, ठीक है, सॉरी, माफी चाहूंगा। अच्छा, अब देखो ना, इसमें वैसे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। जो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि अगर हवा से आएगी तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन उस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। दोनों ही बातें यहां ठीक हैं। अब दोनों में ज्यादा कौन सी ठीक है? तो ज्यादा ये ठीक है, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है वो हवा से आ रही है। तो ए ज्यादा सही है, ठीक है, ये ए बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अगला ऑप्शन देख लो, स्नेल का नियम प्रकाश की किस सतह में पूरी तरह निष्प्रभावी या फेल हो जाता है, अर्थात नियम लागू नहीं होता? देखो, ये अच्छा सवाल है, समझने लायक सवाल है। एक केस याद रखो। क्या केस है? कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी भी कांच पर या किसी भी माध्यम में 90 डिग्री पर आती है, यानी कि इस तरीके से आ रही है बिल्कुल सीधी, तो वो बगैर रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी। एक सेकंड रुको। अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से आई ना, तो वो बगैर अपना रास्ता बदले हुए निकल जाएगी। अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर गिरी, ऐसे यहां से 90 डिग्री पर, तो बेशक से देखो, अगर आप ये कहो, सुनो अब यहां मजे की बात, जैसे आप कहते हो कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन कहलाता है, गलत बात है। प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है, क्योंकि यहां एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो गई है, लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हुई है, तो यहां अपवर्तन नहीं है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन नहीं है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाके विचलित भी होनी चाहिए, वो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। बट यहां विचलित नहीं हो, जिस रास्ते आई है उस रास्ते गई है। 90 डिग्री पे डालोगे तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी, राइट। तो आप इस बात को लिख लो फैक्ट बना के, या इसको सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ लो कि जब प्रकाश की किरण या 90 डिग्री पर आपतित किरण बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है, यानी कि रे फॉलिंग ऑन 90 डिग्री passes
विदाउट डेविएशन, ठीक है, बगैर किसी डेविएशन के वो सीधी निकल जाती है। तो ऐसे केस में कोई स्नेल विनेल का नियम नहीं लगता, क्योंकि जब अपवर्तन ही नहीं है तो स्नेल का नियम काहे लगेगा। तो आप कहोगे भैया जब प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों की सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, राइट। तो ये हो गया आपका बी। यार मुझे जो लग रहा है ना कि जैसे जो आदमी इंग्लिश से पढ़ रहा है वो आज के समय में भाषा को लेके ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो समझ जाता है इंग्लिश के वर्ड्स को। जैसे एक पिंटू निषाद भाई कह रहे हैं पथ क्या होता है। मेरे भाई हिंदी का मुझे नहीं लगता है कोई बहुत मुश्किल शब्द है पथ, साधारण सा शब्द है। पथ का मतलब होता है रास्ता। ये मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है ना वो हिंदी मीडियम से भी नहीं पढ़ रहा है। हमारे समय में क्या होता था कि अच्छी खासी हिंदी थी, मतलब इवन हमारे में संस्कृत बहुत भयंकर थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृत जो है ना वो तो लुप्त हो गई है। जैसे आपकी ही क्लास में संस्कृत के शब्द तो शायद आपको कैसे समझ में आएंगे। मुझे अपना याद है 7th क्लास में हमें प्रॉपर ये सिखाया जाता था, जैसे आप लोग ये पढ़ते हो ना वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ते हो, ऐसे ही हम लोगों को संस्कृत में 3 अवस्थाएं पढ़ाई जाती थी। हमें ये बताया जाता था कि किस तरह से सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ते हैं, जैसे आप इंग्लिश में सीखते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, तो हमें भी ये सिखाया जाता था संस्कृत में ते हैं। ते हैं का मतलब ये वर्तमान में है, और वर्तमान में किस तरह से मुझे आज भी याद है कि पत्राणी पतंती, ती तय तंती, ये सी थे आमी आवे आमे, तो ये फॉर्म थी, वर्ब की फॉर्म हुआ करती थी, मतलब ऐसे मानो क्रिया की अवस्थाएं हुआ करती थी। तो हमें तो संस्कृत भी इतनी गहरी सिखाई जाती थी, हिंदी तो बात ही छोड़िए। और आज के समय में मुझे लगता है कि हिंदी भी आप सरफेशियल पढ़ रहे हैं, तभी तो आपको ये भी नहीं पता। और मैंने भाई की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को देखा है जो हिंदी के साधारण शब्दों का मतलब पूछते हैं। अब एक बात तो बताओ, इंग्लिश वाले के लिए तो पाथ हो गया, हिंदी वाले के लिए पथ हो गया, अब पथ में भी और क्या समझाया जाए। भाई पथ का मतलब रास्ता होता है यार, बस अभी नहीं पढ़ा है, मोस्टली पढ़ा है। चलो अगला सवाल देखो, ये क्लियर हो गया यहां तक। ये सवाल कर लिया था क्या हमने? हाँ, ये सवाल भी बहुत आराम से आप कर सकते हो, है ना। साइन आई पूरा दे रखा है और साइन आर दे रखा है, और आपसे पूछा है अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे वो वाला फॉर्मूला लगाओ आंख बंद करके कि भैया साइन आई बटे साइन आर जो है ना ये अपवर्तनांक हो जाता है। तो साइन आई क्या है 0.8, साइन आर क्या है 0.5, और 0.5 बटे 0.8 कैसे सॉल्व करोगे भाई? दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहां भी एक दशमलव के बाद एक अंक, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक, तो इस तरह का दशमलव हट जाता है। अब ये 0.805 का मतलब 8/5 ही है, 8/5। तो कितने बार कटेगा? 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 अंक 30, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1.6। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.6। बताइए कोई समस्या? चलो, तो हमने काफी सारे सवाल इसमें कर लिए। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो हमने अभी तक अपवर्तनांक के बारे में सीखा है वो ओवर है, कंप्लीट है। कोई समस्या हो तो पूछिए, अन्यथा अपवर्तनांक से रिलेटेड एक थोड़ा सा ऐसे कहिए आपकी अपर लेवल का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन वो अपवर्तनांक से रिलेटेड ही है, बहुत मजा आएगा आपको। चलें आगे। जी चलो देखो, क्या हो अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है और मैं इसमें अंदर से, इसमें प्रकाश अंदर से निकल रहा है, अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मान के चलो प्रकाश की एक किरण ऐसे हमने डाली, किसी एंगल पे डाली। अब देखो चूंकि ये कांच है तो ये भारी माध्यम हुआ और बाहर है हवा, तो हवा एक हल्का माध्यम होगी किसके तुलना में? कांच की तुलना में। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल डाल लेता हूं तो होगा क्या? देखो प्रकाश की किरण अगर यहां कुछ ना होता तो ऐसे करके निकलती, लेकिन अब उसे जैसे ही वो यहां जाएगी ना तो उसे हल्का हल्का महसूस होगा और अविलंब से दूर हट जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे करके निकल जाएगी।
किसी भी रास्ते पे, बट वो सीधी नहीं निकलेगी, दूर होकर निकलेगी, राइट। अब मैंने क्या किया कि जो ये एंगल है आई, यहां से एंगल बना आई और यहां से एंगल बना आर इधर की साइड। अब देखो अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा, मान लो फिर मैंने एक दूसरी किरण डाली इस एंगल से, थोड़ा बढ़ा के एंगल उठा लिया, तो यहां पे आर एंगल जो है बढ़ के जाएगा। अगर आपने आई एंगल को बढ़ाया है ना, तो प्रकाश की किरण शायद इतनी दूरी से निकले, आर एंगल बढ़ के निकलेगा। और ऐसा मैं तब तक करता रहा, एक एक बात को, एक एक शब्द को गौर से सुने, ऐसा मैं दोस्त तब तक करता रहा जब तक प्रकाश की किरण बिल्कुल यहां नहीं आ गई। अब अगली बार जब मैंने ऐसे डाला तो प्रकाश की किरण यहां आ गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, क्या होगा सुनो, इसके बाद होगा ये, अगर तुम प्रकाश की किरण का एंगल और बढ़ाते हो, मैं ना हर बार देखो एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, पहले ये था, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया। अगर फर्दर आपने प्रकाश की किरण का एंगल बढ़ाया तो वो किरण वापस उस ही माध्यम में आ जाएगी जहां से वो गई है। सुन लो कि यहां पर प्रकाश की किरण जिस माध्यम से गई है उस ही में लौट के आ गई। तो अब ये अपवर्तन नहीं, परावर्तन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और किस में हो रहा है? अपवर्तन में। यहां कोई कांच तो है नहीं जिससे टकरा के आ रही है वापस, कांच का मतलब सॉरी दर्पण तो है नहीं, होना चाहिए था अपवर्तन, हो रहा है परावर्तन, होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, हो रहा है रिफ्लेक्शन, और पूरी की पूरी प्रकाश किरण का हो रहा है। तो इस घटना को हम लोग नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब पूरा का पूरा प्रकाश अंदर ही अंदर परावर्तित हो गया, टोटल की टोटल लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब प्रकाश को ऐसे डाला जाए कि वो उसी माध्यम में वापस आ जाए जहां से वो बाहर निकला है, तो इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। अब सुनिए, यहां और बहुत सारी बातें हैं समझने की। देखिए, चलो पहले परिभाषा लिख लो। मैं लिखता हूं कि प्रकाश का अपने ही माध्यम में वापस लौट आना, यानी कि कमिंग ऑफ लाइट इन ओन मीडियम। ठीक, कमिंग ऑफ लाइट इन ओन मीडियम, अपने ही माध्यम में लौट आना अपवर्तन कहलाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि हमारे लिए वो एंगल महत्वपूर्ण है जहां पर प्रकाश वर्ज पर है। वर्ज का मतलब क्या होता है? सुनो, वर्ज का मतलब समझोगे आप, जहां पर प्रकाश सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड का मतलब भी क्या है? संतृप्त है। संतृप्त क्या है? सब समझोगे अभी। देखो, ये वो एंगल है जो आपसे ये कह रहा है, ये एंगल वो है जो आपसे ये कह रहा है कि देख भाई, अगर तूने मुझे बढ़ाया तो प्रकाश की किरण अंदर चली जाएगी, और अगर तूने मुझे घटाया तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी। कुल मिला के ये एक बाउंड्री है, और यही एंगल आपको ये कह रहा है कि इसके मुझे कम करेगा तो कुछ और देखने को मिलेगा, ज्यादा करेगा तो कुछ और देखने को मिलेगा। तो इस शब्द को शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्रांतिक। जो मैं वर्ज कह रहा हूं, ये सब कह रहा हूं, इसको कहते हैं, और कह सकते हो क्रांतिक, क्रिटिकल। क्रांतिक का मतलब क्या है? सुनिए, ये मेरे पास कप है, मैं इसको पूरा भर दूं तो अब ये इसमें पानी हो गया क्रांतिक। क्यों? उससे ज्यादा करूंगा बाहर गिरेगा, कम करूंगा खाली हो जाएगा। यानी क्रांतिक के आगे और पीछे कुछ दो तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। क्रिटिकल का मतलब होता है जिससे आगे और पीछे है, जिसको कम या ज्यादा करने पर कुछ हमें दो तरह की चीजें देखने को मिले।
तो इस कोण को हम कहेंगे क्रांतिक कोण और इसे दिखाते हैं हम IC से। भाई है तो अपवर्तन कोण ही, लेकिन अपवर्तन में अब इसका नाम क्रांतिक कोण हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण का मतलब वह है कि जिस पर अपवर्तन का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इसके बाद प्रकाश की किरण अंदर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है भैया, तो ये है आपका क्रांतिक कोण। IC क्या है? IC है क्रिटिकल एंगल। अब इसको आपतन कोण ना कहकर हम क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है? क्रिटिकल एंगल की परिभाषा क्या है? तो आप कहोगे भैया जी क्रिटिकल एंगल की परिभाषा है, क्रांतिक कोण की परिभाषा यह है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। एक तरीका कहने का। दूसरा तरीका, आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके बाद, मतलब जिससे ज्यादा होने पर प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट आएगी, जिसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना शुरू हो जाएगा। समझो, इस कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है, इसको तुम पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं कहोगे, इससे ज्यादा पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्रांतिक कोण पर नहीं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, इसमें अंदर थोड़े ना आई अपने माध्यम में, इससे ज्यादा पे अपने माध्यम में आएगी। बोलो राइट। तो लिखिए कि क्रांतिक कोण है क्या? क्रांतिक कोण आप कहोगे आपतन कोण का वह अधिकतम मान, जिससे अधिक पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल आफ्टर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। अकर्स का मतलब होता है। ठीक है, तो आपतन कोण पर या क्रांतिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, क्रांतिक कोण से ज्यादा पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, क्लियर? फटाफट एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ जी क्लियर है। अब सुनो, अगर मेरे भाई इसमें हम स्नेल का नियम लगाएं, अगर मैं यहां जगह है थोड़ी, अगर मैं यहां पर, हाँ यहीं लगा सकते हैं हम, अगर मैं यहां पर स्नेल का नियम लगाऊं तो क्या होगा? स्नेल का नियम, भाई मान लो कांच का अपवर्तनांक है n, ठीक है, और कांच से हवा में जा रही है तो हवा का अपवर्तनांक है 1। तो स्नेल का नियम यह कहेगा कि इसका अपवर्तनांक कितना है? n इंटू साइन i, और i की जगह क्या लिख दोगे? IC। IC का मतलब ये क्रिटिकल एंगल है। यहां का अपवर्तनांक कितना है? 1 इंटू साइन एंगल कितना है? 90, तो एंगल है 90। n इंटू साइन IC बराबर 1 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो n इंटू साइन IC बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइन IC की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी? 1/n। ये सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे काम का है। आगे से आप सिर्फ डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि साइन IC इक्वल्स टू 1/n। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हो जाएगा साइन IC बराबर 1/n, राइट। ये सीधा सीधा हमें याद रखना है। पेपर में ये चीज नहीं पूछी जाएगी, सीधी ये चीज पूछी जाएगी, बट आसान है ये पता करना कि कहां से आई, तो मैंने आपको बता दी।
ठीक जी, ये हो गया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सवाल आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें कहां देखने को मिलती है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है ये हमें देखने को मिलती है जैसे आजकल के गर्मी के दिनों में ना, अगर आप किसी बहुत लंबे रोड पर जाओगे, लंबे का मतलब जो सीधा रोड हो, तो उस पे लगेगा आपको ना बहुत दूर जैसे पानी भरा हुआ है। आपने देखा होगा कभी, चमकीला चमकीला सा। तो वहां पर वो चमक किस बात की है? देखो, चमक इस बात की है, होता क्या है कि जैसे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, ऑनलाइन पढ़ने का ये एक फायदा है, एग्जाम्पल दिखाए जा सकते हैं। देखिए, ये लो, अरे क्या खुल गया, दवाई गोलियां खुल गई यार, एक नाम गलत लिखने से। जैसे 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 ये आपको नजर आ रहा है ना, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। कहां गया भाई, जूम नहीं होगा काहे, कहां गया था? हाँ, इस तरह का जैसे आपको पानी पानी सा भरा नजर आएगा। जैसे ये देखो, ये आपको कहीं बहुत दूर ना इस तरह से पानी पानी सा भरा हुआ नजर आता है, और वहां जाते हैं तो वहां कुछ नहीं दिखता, फिर आगे जाओगे फिर वहां ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रकाश आया, ऐसे लाइट आई है ना, ऐसे करके लाइट आई, तो क्रिटिकल एंगल की वजह से वो मान लो यहां से जाने की तो कोशिश करेगी, लेकिन वो लौट के फिर वापस आ जाती है, फिर जाने की कोशिश करेगी, फिर लौट के वापस आ जाती है। तो यहां से तो आ गई, बट वो क्रिटिकल एंगल की वजह से इन दिनों में क्रांतिक कोण ही मेंटेन होता है। वो छोड़िए, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझेंगे कि क्रांतिक कोण मेंटेन होता है, तो वो अंदर से बाहर नहीं निकल पाती है, यानी कि एक बार आ गई तो इसमें फंस जाएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए इसको कहते हैं हम, यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और इसका नाम होता है, जो चमक दिखाई पड़ती है इसका नाम है मरीचिका, यानी मिराज। इस चमक को कहते हैं हम मिराज। तो इसके उदाहरणों में आप लिखोगे, लिखिए पूर्ण, अरे यार आजा भाई, आपसे सवाल आएगा कि बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बताओ, तो आप कहोगे भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है, पहला उदाहरण है मिराज यानी कि मरीचिका। दूसरा उदाहरण देखो, जो हीरा होता है ना, हीरा क्यों फेमस होता है? अपनी चमक की वजह से। तो हीरे में क्या होता है कि प्रकाश एक बार अगर आ गया ना ऐसे, तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, यहीं के यहीं टक्कर मारता रहेगा, और प्रकाश अंदर अंदर टक्कर मारेगा ना, तो वो बार बार चमक पैदा करेगा। तो आप कहोगे हीरे की चमक जो है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है, शाइनिंग ऑफ डायमंड। नंबर 3 हम पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? आपके फोन में तो इंटरनेट वाईफाई से आ रहा है, यानी बगैर किसी तार के, लेकिन आपने तार की मदद से भी इंटरनेट को आगे बढ़ते देखा होगा, और ये इंटरनेट हजारों किलोमीटर की दूरी पार करके आता है। कभी आपने सुना हो कि इंटरनेट लाने ले जाने वाले तार समुद्रों में बिछे हुए होते हैं, और समुद्रों में कई बार वो कट जाते हैं, आपका इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो तार से जब आप इंटरनेट चला रहे होते हो ना, अब सोचो आपको किस तरह का तार चाहिए। मान लो आपने एक सामान्य तार ले लिया, हजारों किलोमीटर दूरी तय करके इंटरनेट आ रहा है, और उसकी जो किरणें हैं वो ऐसे ही चलती हैं, डुग 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 डुग। अगर मान लो यहां से वो टक्कर जब मारे और पूरा परावर्तित होने की बजाय मान लो 1% भी उसका लॉस हो गया, 99% आ गया, तो 100 टक्करों में पूरा खत्म हो जाएगा। और हजारों किलोमीटर दूर का मतलब है कि वो 10-20 हजार बार टक्कर मारेगा, तो 10-20 हजार छोड़ो, ये तो 100 टक्करों में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसा चाहिए कि 1% का भी लॉस ना हो, 100% अंदर अंदर परावर्तित हो जाए। तो हम इस तरह का अपवर्तनांक सेट करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें हो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल हम इंटरनेट के सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करते हैं, और इस तार का नाम होता है प्रकाशिक तंतु, जिसमें हम इंटरनेट को बगैर किसी नुकसान के आगे लेकर जाते हैं। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये सारे इसके उदाहरण हो जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के।
आगे देखिए, एक बात इसमें पूछी जाती है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ना दोस्त, वो केवल तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अगर विरल से सघन में आएगी तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखिए, नोट डाल के लिख लेना, यहां एक नोट। पहला यह है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, है ना। यानी कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, राइट। चलो, तो इतना आप सभी को अच्छे से पढ़ के रखना है। तो आज हमने अपवर्तन पढ़ा और अपवर्तनांक के कुछ क्वेश्चंस किए और एक घटना पढ़ी हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये टू द पॉइंट चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहां से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बार आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। आगे हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो सवालों से पहले बहुत जरूरी है कि आप सभी को इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। कल आपकी क्लास होगी, क्योंकि बीच में एक क्लास आपकी ऑफ हो गई थी, तो उसके बदले कल थोड़ी सी रिकवरी हो जाएगी और कल हमारी ये क्लास रहेगी। तो कल क्लास हम रखेंगे, अपने ही समय पे रखेंगे, ठीक है साथी। तो जरूरी है कि आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाएं। चलो, अच्छे से याद करके आना सारी चीजों को, तब आपको सारे न्यूमेरिकल या सारी थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और बहुत बहुत थैंक यू उन सभी का जिनके हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं चीजों को समझाने के लिए, और जो अच्छे से ध्यान से चीजों को समझते हैं। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।